एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम तो सबने सुना है, लेकिन उसका असली काम आज तक किसी ने नहीं देखा है। एक ऐसा पावर जो ऑफिशियली तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन दोस्तों फिर भी दुनिया का सबसे डेंजरस गेम्स खेलता है। और जब देश पर खतरा आता है तो आर्मी के पहुंचने से पहले ही ये लोग ऑलरेडी ग्राउंड पे होते हैं। और ये कहानी है दोस्तों इंडिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी की। ये कहानी है दोस्तों रॉ की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि रॉ एक्चुअली में करता क्या है, और ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा सीक्रेट ऑपरेशंस है जिन्हें रॉ ने इतनी खामोशी से एग्जीक्यूट किया कि इस दुनिया को पता भी नहीं चला, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उन्होंने इंडिया का फ्यूचर ही बदल दिया। और सबसे शॉकिंग बात, इनके बारे में आपको शायद डायरेक्टली ओपन आज तक बताया ही नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया की सबसे सीक्रेट दुनिया के अंदर का सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोस्ट रिलायबल सिक्योरिटी एजेंसी रॉ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है एंड आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञान दीप में। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दिया है तो तहे दिल से शुक्राना। दोस्तों अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया के पास आर्मी थी, वेपन्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कमी थी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो 1962 का चाइना वार, इंडिया पे अटैक होने से पहले मल्टीपल वार्निंग सिग्नल्स मिल सकते थे, क्योंकि उस समय बॉर्डर एक्टिविटीज बढ़ रही थी चाइना की तरफ से, ट्रूप्स मूवमेंट दोस्तों हो रही थी, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम फ्रेगमेंटेड था हमारे इंडिया का, और कोऑर्डिनेशन वीक था, जिसकी वजह से इंडिया कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया था। और एक उदाहरण से समझे तो 1965 का पाकिस्तान वार, यहाँ भी सिचुएशन बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं था दोस्तों। एनिमी की स्ट्रेटजी को समझने में डिले हुआ और हर डिसीजंस अनरिएक्टिव मोड में लिया गया। वार तो दोस्तों हमने जीत ली, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ी। और दोस्तों वार में लेट रिएक्शन हमेशा कॉस्टली होता है, कई बार कॉस्ट लाइफ भी हो सकता है, हमारे जवानों की लाइफ। यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको दुश्मन से पहले सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी वार नहीं जीत सकते, और दोस्तों रिएक्ट भी करना पड़ेगा। और इसी रियलाइजेशन ने जन्म दिया एक ऐसे एजेंसी को जिसका सिर्फ एक ही काम है, एनिमी के माइंड को रीड करना। एंड एज ए रिजल्ट 1968 में दोस्तों रॉ का फॉर्मेशन होता है। एंड उस दिन से इंडिया ने सिर्फ अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रियलिटी में रॉ का काम एक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। ये एजेंसी सिचुएशन को समझती है, पैटर्न्स को डिकोड करती है, और फिर बहुत ही क्वाइटली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। फॉरेन गवर्नमेंट्स के अंदर क्या चल रहा है, कौन किस अलायंस में जा रहा है,
या फिर कौन सा टेरर नेटवर्क अभी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट, ये सब रॉ कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। और जब कोई रिस्क आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होने लगता है और तो उसे इतने अर्ली स्टेज पे कंट्रोल किया जाता है कि दुनिया को पता भी नहीं चलता है कि कोई डेंजर एग्जिस्ट भी करता था हमारे भारत माता के लिए। एक एग्जांपल से समझे तो 1970s में पाकिस्तान क्वाइटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था कहूता में। रॉ ने वहां डायरेक्टली अटैक नहीं किया, लेकिन अंदर तक घुसकर साइंटिस्ट, सप्लाई चेन और इंफॉर्मेशन फ्लो को डिसरप्ट कर दिए। एंड एज ए रिजल्ट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों तक स्लो हो गया। दोस्तों, हमारे एजेंट्स इवन भिखारियों की शक्ल में भी वहां काफी लंबा समय तक इस एक चांस के लिए बैठे रहे। और ये है हमारे रॉ का पावर। एंड दोस्तों, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो सालों तक स्लो हो गया, उसका दुनिया को पता भी नहीं चला कि डिले एक्सीडेंटल नहीं था बल्कि प्लान था। वो प्लान था इंडिया के वीर जवानों की। फिर आता है सिक्किम का टेंशन, एक छोटा सा किंगडम जहां चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। यहाँ रॉ ने गन नहीं उठाई, नैरेटिव उठाया, लोकल पॉलिटिक्स को शेप दिया, पब्लिक सेंटिमेंट को इंडिया के साइड खींच के लेके आया और बिना वार के 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया। वो दोस्तों एक साइलेंट विक्ट्री था जिसका क्रेडिट कभी ओपनली दिया ही नहीं गया। मतलब दोस्तों, रॉ का काम हाईलाइट होना नहीं है, बल्कि रॉ का काम है उन कहानियों को वही खत्म कर देना खामोशी से जो शायद कभी शुरू ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब काम होता कैसे है? तो इसे हमें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रॉ के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है उनके एजेंट्स। और रॉ के एजेंट्स की लाइफ उतनी ग्लैमरस नहीं होती जितनी दोस्तों मूवीज में दिखाई जाती है। एक्चुअली दोस्तों, ये एक ऐसा लाइफ होता है जहां आपको अपनी असली आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जहां आपका नाम चेंज भी हो सकता है, जहां आपका बैकग्राउंड भी इवन चेंज हो सकता है, इवन जहां आपका पूरा पास्ट एक कवर स्टोरी भी बन सकता है। दोस्तों, जहां कभी आप एक बिजनेसमैन के रूप में दूसरे देश में काम कर रहे होते हैं, जहां कभी आप एक जर्नलिस्ट के रूप में सेंसिटिव एरियाज में एक्सेस ले रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और कभी कभी आप डायरेक्टली एनिमी नेटवर्क्स के अंदर घुस जाते हो और उनका ट्रस्ट बिल्ड करते हो और उसे जीतते हो और धीरे धीरे उनके सीक्रेट्स कलेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस सिचुएशन तब आती है जब आप एक्सपोज हो जाते हो, क्योंकि दोस्तों इंटेलिजेंस वर्ल्ड में फेलियर का मतलब सिर्फ मिशन फेल नहीं होता, बल्कि कभी कभी इंटेलिजेंस वर्ल्ड में इसका मतलब होता है लाइफ का दी एंड। और सबसे टफ रियलिटी ये है कि अगर कोई रॉ एजेंट पकड़ा जाता है तो इंडिया ऑफिशियली उसे डिनाई भी कर सकता है। मतलब ना कोई रेस्क्यू की गारंटी और ना ही कोई आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। और इसीलिए रॉ एजेंट्स सिर्फ ट्रेंड नहीं होते, बल्कि वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, जहां वो अपनी एग्जिस्टेंस तक को सेक्रीफाइस कर सकता है। अब दोस्तों, रॉ की कैपेबिलिटी को समझने के लिए एक और रियल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। 1971 का बांग्लादेश वॉर, जब ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे थी, लोकल पॉपुलेशन के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे और सिचुएशन सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ रॉ ने क्वाइटली अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। उन्होंने वहाँ लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप को ट्रेन किया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया, उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और धीरे धीरे उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। जब इंडिया ने ऑफिशियली वॉर स्टार्ट किया, तब तक पाकिस्तान आधा हार चुका था, इंटरनली वीक हो चुका था, उनकी कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब हो चुकी थी, कमांड स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल था और सिर्फ 13 दिन के अंदर वार खत्म हो गया। एंड एज ए रिजल्ट बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं था, बल्कि ये एक इंटेलिजेंस विक्ट्री भी था। और इसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंफॉर्मेशन स्ट्रांग हो तो रिजल्ट कितना पावरफुल हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, रॉ का काम सिर्फ वार्स तक लिमिटेड नहीं है। असल में ये एजेंसी पीस टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहती है। जैसे 1974 पोखरण टेस्ट में जब इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, तब यूएस सैटेलाइट्स भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि रॉ ने इतनी सीक्रेसी मेंटेन की कि मटेरियल्स को नॉर्मल इक्विपमेंट के नाम पे मूव किया गया, साइंटिस्ट को पहचान छुपा के भेजा गया और जब दुनिया को पता चला
तब तक इंडिया न्यूक्लियर पावर बन चुका था। दोस्तों रॉ दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अपने एजेंट्स को अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कभी एम्बेसी रोल्स के थ्रू, कभी प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू, तो कभी कंप्लीटली अंडर कवर के थ्रू। और ये लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि ये एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और ये सब इतने साइलेंट तरीके से होता है कि आम लोगों को पता भी नहीं चलता कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। ऐसे ही जब कश्मीर में जहां हर दिन एक इनविजिबल वार चलता था, इवन कई बार अटैक्स भी प्लान होते थे, लेकिन दोस्तों न्यूज़ तक बात पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि रॉ उन्हें होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता था। नो हेडलाइंस, नो क्रेडिट, सिर्फ साइलेंस। और इसी के साथ एक और इनविजिबल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा होता है जो कभी ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है, और वो है रॉ वर्सेस आईएसआई का कॉन्फ्लिक्ट, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच का टेंशन सिर्फ एलओसी तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि ये एक कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस बैटल भी चलता रहता है, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे के नेटवर्क्स को समझने की कोशिश करते हैं, इनफिल्ट्रेशन करते हैं और अपने सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। कभी कोई अटैक होने से पहले ही फेल हो जाता है तो कभी कोई प्लान लास्ट मोमेंट पे एक्सपोज हो जाता है। और जब आप न्यूज़ में देखते हो कि अटैक फेल हो गया तो उसके पीछे अक्सर महीनों या फिर सालों का इंटेलिजेंस वर्क होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जितनी पावरफुल ये दुनिया लगती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि पाकिस्तान का आईएसआई का रॉ से कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी रिसेंट ईयर्स में हमने जैसा रॉ का मिशंस देखा, जिस रूप से रॉ ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स को इंडिया में पकड़ा है, दोस्तों उस हिसाब से रॉ बहुत हाई लेवल में है आईएसआई के तुलना में। दोस्तों रिस्क काफ़ी होता है इस फील्ड में, कभी मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ करना पड़ता है तो कभी मैनिपुलेट भी करना पड़ता है अपने ओपोनेंट को, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैटर करती है, वो हो गया नेशनल इंटरेस्ट, भारत माता के लिए इंटरेस्ट। और इसी वजह से रॉ के ऑपरेशंस हमेशा शेडो में रहते हैं। जैसे रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग अचानक टारगेट हो रहे हैं, अननोन अटैकर्स, नो कंप्लेन, नो क्लेम्स, नो प्रूफ, किसने शूट किया किसी को कुछ नहीं पता, बस कोई शेडो बन के आता है, शूट करता है और चला जाता है। ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि शूट किसने किया, लेकिन इंटेलिजेंस सर्कल में एक टर्म चलता है शेडो रिस्पॉन्स। एक ऐसा जवाब दिया जाता है जो शायद किसी ने देखा नहीं होगा और दिखाया भी नहीं जाता है। रॉ का असली काम जीतना नहीं है दोस्तों, बल्कि रॉ का काम है दुश्मन को जीतने का चांस ही नहीं देना। आज के टाइम में रॉ का काम और भी एडवांस हो चुका है। टेक्नोलॉजी ने इंटेलिजेंस का पूरा लैंडस्केप ही चेंज करके रख दिया है। सैटेलाइट सिस्टम्स, साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क, डाटा एनालिटिक्स, ये सब मिलके रॉ को और एडवांस बना रहे हैं। आज एक सिंपल डिजिटल सिग्नल भी एक इंपॉर्टेंट क्लू बन सकता है। एक ईमेल पैटर्न, एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, एक कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, सब कुछ एनालाइज किया जाता है। मतलब बैटलफील्ड में अब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि वो डिजिटल भी हो चुका है। वो ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं, कभी महीनों तक, कभी सालों तक, सिर्फ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। और जब वो मोमेंट आता है तो एक सिंगल मूव पूरा सिनेरियो को चेंज करके रख देता है। और शायद इसीलिए रॉ का असली काम कभी ओपनली विजिबल नहीं होता है दोस्तों। जब आप रात को आराम से सो रहे होते हो, जब आप अपने डेली लाइफ में बिजी हो रहे होते हो, या फिर दोस्तों जब आपको लगता है कि मेरा साथ तो सब नॉर्मल चल रहा है, तब दोस्तों याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं एक रॉ एजेंट एक अननोन कंट्री में एक फेक आइडेंटिटी के साथ एक ऐसे मिशन पर होता है जहां एक छोटी सी गलती उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। और आयरनी तो ये है कि ना उसका नाम कभी हिस्ट्री बुक्स में आएगा और ना ही उसकी कहानी कभी ओपनली सुनाई जाएगी एज ए वीर गाथा। लेकिन सच ये है कि इंडिया की सिक्योरिटी सिर्फ विजिबल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती दोस्तों, बल्कि वो उन लोगों पर भी डिपेंड करती है जो कभी शायद नहीं दिखेंगे, जो साइलेंटली काम करते हैं सिर्फ एक रीजन के लिए, अपना देश, अपनी धरती माता के लिए। और अगर आपको ऐसे हिडन ट्रूथ्स और रियल स्टोरीज समझना पसंद है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में दोस्तों ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा व्यूअर्स
सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो देखते हैं, वो कमेंट्स भी करते हैं कि भैया आपका वीडियो बहुत पसंद आया, लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। कि एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब बटन मे भी आपके लिए सिर्फ एक आम सा बटन हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमारे लिए वो एक स्ट्रेंथ है। आप हमें वो स्ट्रेंथ देते हो ताकि हम ऐसे ही और इफेक्टिव कंटेंट्स आपके सामने लाते रहे। दोस्तों कमेंट्स कीजिए कि क्या सही में आपको ये वीडियो पसंद आया है, एंड दोस्तों अगर सही में वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।